हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को ये लास्ट टाइप ऑफ टैंक सीखना है। इसे हम लोग बोलते हैं इंच टैंक। यही टैंक होता है जो आप लोग देखते हैं, जो पानी की टंकी आप लोगों को दिखती है, जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल के सामने जो बॉयज़ का ग्राउंड जो है उस पर जो टंकी बनी हुई है वो इसी टाइप का वाटर टैंक है। ठीक है, तो देखिए इसके पार्ट्स के बारे में पहले आप समझिए। ये जो ऊपर जो सबसे पहले जो डोम होता है इसे हम लोग बोलते हैं टॉप स्फेरिकल डोम। ये सिलेंड्रिकल वॉल्स होती हैं और वॉल्यूम इतना वाटर जो है हम लोग इसको फिल किया हुआ मानते हैं। इसे ये जो सिलेंड्रिकल वॉल होगी, ऐसे क्रॉस सेक्शन होगा उसका, ये सिलेंड्रिकल वॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे चूँकि डोम अटैच है, नीचे वॉल है, तो सीधी बात है यहाँ पे ऐसे ऐसे सर्कल एक रिंग बीम बनी होगी, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिंग बीम B1। नीचे पार्ट में अगर आप देखें तो सिलेंड्रिकल वॉल के बाद जो है इधर कोनिकल डोम होता है। कोनिकल डोम होता है तो अब सीधी बात है, ये डोम है, कोनिकल डोम है, इधर सिलेंड्रिकल वॉल है, तो यहाँ पे रिंग बीम एक होगी, तो यहाँ पर एक रिंग बीम लगी होती है। इस रिंग बीम को हम लोग बोलते हैं रिंग बीम B2। ठीक है, इसे बोलते हैं कोनिकल डैम। अब इसके बाद यहाँ पर ये होता है बॉटम स्फेरिकल डोम। ठीक है, बॉटम स्फेरिकल डोम है और फिर चूँकि ये दो डोम को कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर एक और रिंग बीम होगी जिसे हम लोग बोलते हैं रिंग बीम B3। एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि ये सब किस किस तरीके के लोड के लिए डिज़ाइंड होते हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं, बाद में हमें स्टेप्स में उनके फॉर्मूले वगैरह हम लोग देख लेंगे। देखिए, अभी आप लोगों ने जो इससे पहले केस सीखा है उसकी डिज़ाइनिंग और इंच टैंक की डिज़ाइनिंग पूरी सेम है। जैसे कि टॉप स्फेरिकल डोम वैसे ही डिज़ाइन होता है जैसे कि पहला वाला जो एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने देखा था उसका टॉप स्फेरिकल डोम डिज़ाइन होता था। रिंग बीम B1 भी सेम वैसे ही डिज़ाइन होती है जैसे कि हमने पहले देखा था। सिलेंड्रिकल वॉल भी ऐसे ही डिज़ाइन होती है। तो ये तीन कंपोनेंट तो कुछ इसमें नया नहीं है, सेम पहले की तरह ही डिज़ाइन हम लोग इसके मानते हैं। और वो था क्या, जो बॉटम स्फेरिकल डोम था, जो टॉप स्फेरिकल डोम था, वो हम लोग इसमें क्या करते थे, एक थिकनेस मान लेते थे और सेल्फ वेट और लाइव लोड के लिए इसको डिज़ाइन करते थे। और इसमें थिकनेस और राइज यानी जो भी दिख रहा है इसमें H1 स्मॉल h1, इसकी हाइट और थिकनेस हम लोग इतनी मानते थे कि पूरे डोम में कंप्रेसिव फोर्स ही लगे। ठीक है, सेकेंड जो है रिंग बीम को हम लोग किस तरह डिज़ाइन करते थे, जो टॉप स्फेरिकल डोम से जो मेरिडोनियल स्ट्रेस आ रहा होता था उसका हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते थे और फिर उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते थे किसमें, हूप टेंशन में। हूप टेंशन के लिए हम लोग इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोवाइड करते थे और AST प्रोवाइड करते थे। तो रिंग बीम कुछ ऐसे डिज़ाइन होता था। सिलेंड्रिकल वॉल सेम ऐसे ही डिज़ाइन होता था जैसे फिक्स्ड बेस का रेस्टिंग ऑन टैंक का वॉल डिज़ाइन होता था। उसमें क्या होता था, स्मॉल h की वैल्यू निकालते थे, जो कि क्या होता था कैपिटल H/3 या फिर 1 मीटर, दोनों में से जो ज़्यादा है उसे ले लेते थे। और इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके थ्रू मतलब स्मॉल h हाइट पे, बेस पे जितना वाटर की वजह से जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से कितना मोमेंट जनरेट हुआ, उस मोमेंट को बियर करने के लिए कितना थिकनेस चाहिए और कितना AST चाहिए, वो दोनों कैलकुलेट किया जाता था। और ये जो AST आएगा ये वर्टिकल वॉल के फॉर्म में वर्टिकल रेनफोर्समेंट जो है वो दिया जाता था। दूसरा कंपोनेंट होता था कैपिटल H माइनस स्मॉल h हाइट पे कितना हूप टेंशन आ रहा है वाटर की वजह से, वो कैलकुलेट करते थे और उसको बियर करने के लिए जितना रेनफोर्समेंट चाहिए उस रेनफोर्समेंट को निकालते थे और हॉरिजॉन्टल रिंग्स के फॉर्म में रेनफोर्समेंट दिया जाता था। इतना काम आप लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो रिंग बीम B2 है वो क्या होता था, जो कोनिकल डोम पे जो फोर्स आ रहा है उसके लिए भी हम लोग डायरेक्टली डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें कोनिकल डोम पे लगने वाले फोर्सेस वगैरह पता होने चाहिए, तो वो भी नहीं निकाला जा सकता। तो हम लोग करते क्या है, रिंग बीम B2 कैसे डिज़ाइन होती है,
जो डोम जो टॉप स्फेरिकल डोम है उसका वेट कितना आ रहा है, रिंग बीम का वेट कितना आ रहा है, स्फेरिकल जो सरफेस है उस स्फेरिकल नहीं सिलेंड्रिकल जो वॉल है उसका वेट कितना आ रहा है, उन सभी का जो वेट है और जो वाटर के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है उन दोनों का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, उसके लिए हम लोग रिंग बीम को डिज़ाइन कर देते हैं। इस तरह कोनिकल डोम में ऊपर से जितना वाटर आ रहा है उस वाटर के प्रेशर के लिए जो है उतने वॉल्यूम के लिए कोनिकल डोम डिज़ाइन होता है। फिर इसके बाद हम लोग बॉटम स्फेरिकल डोम डिज़ाइन करते हैं। बॉटम स्फेरिकल डोम देखिए, पहले जो अपर स्फेरिकल डोम था वो क्या था, लाइव लोड और सेल्फ वेट के लिए डिज़ाइन होता था। लेकिन बॉटम स्फेरिकल डोम क्या होता है, वाटर का कितना प्रेशर आ रहा है उसके लिए और प्लस सेल्फ वेट इसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। फिर इसका जितना कंपोनेंट रिंग बीम B3 में जा रहा होता है उसके लिए रिंग बीम को डिज़ाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन इसको आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि इसका प्रोसीजर लिखना के लिए अक्सर पूछा जाता है। इसके क्वेश्चंस तो इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन क्योंकि बहुत लेंदी होता है तो इतना करने में टाइम लग जाता है काफ़ी। लेकिन आप लोगों को सीखना है क्योंकि इन फ्यूचर जब आप डिज़ाइन करेंगे तो पूरा एक टैंक का ये डिज़ाइन है। आप लोग इससे चाहे तो एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, प्रोसीजर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लोग करते क्या हैं, हमें डिज़ाइन कांस्टेंट जो है वो नोट कर लेते हैं। जितने भी डिज़ाइन कांस्टेंट हमें टेबल से निकालने होते हैं वो भी नोट कर लेते हैं। जो थोड़े से फॉर्मूले से कैलकुलेट करने होते हैं वो सब भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिग्मा CBC, सिग्मा ST, सिग्मा CT ये तीनों जो है वो टेबल से कैलकुलेट होंगे, जो कि हम लोग कैलकुलेट देख लेते हैं टेबल से। और इसके बाद m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 280/3 इंटू सिग्मा CBC से। और स्मॉल k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल k की वैल्यू के लिए m इंटू सिग्मा CBC डिवाइड बाई m इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर j की वैल्यू के लिए 1 - k/3 और r की वैल्यू के लिए 1/2 सिग्मा CBC k इंटू j। इतने का फॉर्मूले और टेबल का यूज़ करके हम लोग डिज़ाइन कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये डिज़ाइन कांस्टेंट बाद में यूज़ होंगे, इसलिए हम लोग पहले ही देख लेते हैं। सेकेंड जो स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, टैंक की प्रपोर्शनिंग करते हैं। टैंक की प्रपोर्शनिंग इन द सेंस, अगर सारी डायमेंशंस पहले से ही दी गई हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब सिर्फ वॉल्यूम दे के छोड़ा जाता है तब जो है हमें सारे कंपोनेंट का एक टेंटेटिव डायमेंशंस देनी होती हैं। तो सिर्फ टेंटेटिव डायमेंशंस जो हम लोग देते हैं उनके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। तो ये चीज़ तो आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी कि अगर हम लोग, अच्छा हाँ, नोटेशंस का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ को हमने एक ही डाया से, मतलब एक ही, जैसे हम लोग अभी हम बताते चले जाऊँगे नोटेशंस किस किस चीज़ के लिए क्या क्या हैं। क्योंकि देखिए स्फेरिकल डोम भी 2 डिज़ाइन हो रहे हैं तो डाया 2 रहेंगे इसके, एक सिलेंड्रिकल वॉल का डाया अलग चलेगा ही, इसके अलावा जो रेडियस है स्फेरिकल डोम का वो अलग रहेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या करना है आपको, नोटेशंस बहुत ध्यान से रखने हैं। क्योंकि कहीं कहीं भी मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा हुआ है लेकिन नोटेशंस यूज़ किए हैं पूरे। तो अगर हम लोग डाया ऑफ टैंक यानी सिलेंड्रिकल वॉल वाला जो डाया है उसको D से, कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो और अगर हमें हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन चाहिए तो वो होता है 0.6 टाइम्स ऑफ D। मतलब कि जैसे ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है तो इसकी इस हाइट के बारे में बात हो रही है कि वो कितना होना है, 0.6 टाइम्स ऑफ D होना है। राइज ऑफ कोनिकल डोम को हम लोग H1 से इंडिकेट करेंगे। राइज ऑफ कोनिकल डोम यानी ये H1 मतलब पहला डोम का हाइट जो है, राइज जो है वो क्या हो जाएगा, D/7 हो जाएगा। हाइट ऑफ कोनिकल डोम, ये देखिए ऐसे और ऐसे जाएगा ना, तो इसके बाद अगर नीचे ऐसे ऐसे डोम बनता है ना, तो ये और ये से लेकर यहाँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो हाइट होगा ना, इसे हम लोग बोलते हैं राइज ऑफ
सॉरी हाइट ऑफ कोनिकल डोम बोलते हैं इसको। अब राइज ऑफ बॉटम स्फेरिकल डोम, तो देखिए बॉटम स्फेरिकल डोम का राइज जो है वो इतना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वो होता कितना है, D/7 ही लिया जाता है। और डाया ऑफ बॉटम सर्कुलर गिर्डर बीम, मतलब कि इसका ये इतना डाया लिया जाएगा, ये डाया लिया जाएगा, ठीक है। ये D3 होता है और ये होता कितना है, 0.6 टाइम्स ऑफ D होता है। ये जो फॉर्मूले अब आपको दिखेंगे ये आप पहले भी सीख चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेडियस जो है बॉटम डोम का रेडियस या फिर अपर डोम जो है, उन दोनों का रेडियस कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो बहुत, मुझे लगता है क्लास 10th में आप लोगों ने एक रूल्स कुछ सिखाए गए होंगे, उससे ही है। तो अब जितना भी है मैं उसके लिए फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। फॉर्मूला आपको याद ही कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा होता है तो इसमें एक्सप्लेन आप लोगों को करना नहीं होगा। तो फॉर्मूले आपको वॉल्यूम वगैरह के फॉर्मूले सब तो सभी को आते हैं। तो देखिए रेडियस, बॉटम डोम रेडियस यानी R3 कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर ये जो D3 यूज़ किया गया है, आप लोगों को पता ही होगा, जब बॉटम स्फेरिकल डोम की बात आ रही है तो देखिए ऐसे ये, ठीक है। तो D3 जो है वो ये है, ये D3 है। और R3 क्या है, ये जितने रेडियस से बना है, मतलब ये R3 है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या है, हमें D3 तो पता होता है, अभी हमने ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया है, टेंटेटिव अरेंजमेंट दिया है। R3 हमें पता करना है और H3 के लिए भी टेंटेटिव अरेंजमेंट है। तो हम लोग इसका यूज़ क्या करेंगे, इसके यूज़ से हमें क्या करेगा, एक अरेंजमेंट मिल जाएगा। मतलब कि देखिए H3 का वैल्यू रख देंगे D के टर्म्स में और D3 का वैल्यू भी D के टर्म्स में, आपको पता है ऊपर रिलेशन में। तो अभी D की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं है, ठीक है, कैलकुलेट नहीं की हुई है। तो हमें क्या करना है, वैल्यूज़ जो हैं वो D के टर्म्स में रख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रिलेशनशिप मिल जाएगा R3 और D के बीच में, ठीक है। तो हमें क्या मिला, मतलब हमें R3 का भी फॉर्मूला मिल गया D के टर्म्स में। अब हमें क्या यूज़ करना है, अब हमें ये फॉर्मूला ही मान लें या फिर अरेंजमेंट ही माने। ये क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा। अच्छा, टॉप स्फेरिकल डोम में कोई वाटर हम लोग नहीं एज्यूम करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, टोटल जो वाटर जो स्टोर है वो कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डोम, और उसमें से बॉटम स्फेरिकल डोम को माइनस कर दिया जाए। इतना वाटर जो है टैंक में स्टोर होता है। अब इनके लिए फॉर्मूले ऑलरेडी गिवन है, सिलेंड्रिकल पोर्शन का जैसे π/4 D² H, वैसे ही कोनिकल डोम का फॉर्मूला जो है वो ये है, सिलेंड्रिकल का ये है, बॉटम स्फेरिकल डोम का ये है। अब वॉल्यूम ऑफ द टैंक तो गिवन होगा ना, तो यहाँ पर एक वैल्यू आपको पता होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को, मतलब कि जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं उन सभी का रिलेशन आपको D के टर्म्स में पता है, तो सबका रिलेशन, सबका एक फॉर्मूला रख दीजिए विद इन टर्म्स ऑफ D, सारी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दीजिए। कैपिटल H, स्मॉल h2, कैपिटल D3, स्मॉल h3, इन सभी को आप लोग क्या करिए D के टर्म्स में रख दीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें फिर क्या होगा, पूरा एक इक्वेशन बन जाएगा और वो उसमें क्या होगा, सिर्फ D के टर्म्स होंगे, क्योंकि इधर तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमें क्या होगा, यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। जब D की वैल्यू मिल जाएगी तो इससे पहले देखिए ये जो सारे रिलेशन आपको दिए गए, ये सब D के टर्म्स में गिवन है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें पता चल जाएंगी। जब सारी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी तो देखिए अरेंजमेंट जो है वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ तक क्या है, लगभग पूरा क्रॉस सेक्शन जो है वो डिज़ाइन हो चुका है, सभी डायमेंशंस आपको पता चल चुके हैं। रिंग बीम का जो डिज़ाइन है वो आप लोगों को पता है, पहले भी एक रिंग बीम आप डिज़ाइन कर चुके हैं, तो वो डिज़ाइनिंग के समय ही उसका डायमेंशन पता चलता है। अब देखिए क्या करना है कि हमें टॉप डोम का डिज़ाइन करना है, जो कि पहले की तरह ही होगा। इसमें क्या करना होता है, हमें रेडियस कैलकुलेट करना होता है टॉप डोम का, जिसके लिए फॉर्मूला जो है वो ये गिवन है। D का वैल्यू अब हमें पता है, H1 का वैल्यू भी हमें पता है, तो हमें R1 का वैल्यू पता चल जाएगा। इसके बाद हमें सेमी सेंट्रल एंगल निकालना होगा। सेमी सेंट्रल एंगल क्या होता है, ये होता है, ये जैसे ये वर्टिकल, सॉरी
ये जैसे ये वर्टिकल से ये जो एंगल होगा ना, ये हमारा सेमी सेंट्रल एंगल होता है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो मतलब ये वाली डायमेंशन डिवाइड बाई ये वाली डायमेंशन, तो ये डायमेंशन कितनी हो जाएगी? जो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका डिवाइड बाई 2 और रेडियस ऑफ स्फेरिकल डोम, टॉप स्फेरिकल डोम। इससे हमें क्या मिल जाएगा? साइन थीटा 1 की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा 1 क्या है? सेमी सेंट्रल एंगल को थीटा 1 से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें थीटा 1 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमें साइन थीटा 1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें थीटा 1 की वैल्यू हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इस थीटा 1 को हम लोग कंपेयर करेंगे 51 डिग्री 50 मिनट से। क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि अगर जो थीटा 1 की जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा आ जाती है इस वैल्यू से, तो क्या होगा कि पहले जो है वो कंप्रेशन फोर्स रहेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है टेंसाइल फोर्स आने लगेगा। तो हम डोम को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि पूरे ही उसमें कंप्रेशन ही रहे, इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग जो थीटा ले रहे हैं वो थीटा जो है वो इस वैल्यू से कम हो। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है? थिकनेस ऑफ टॉप डोम निकालना होता है। तो मान लीजिए थिकनेस ऑफ टॉप डोम जो है T1 लिया गया है, तो सेल्फ वेट कैलकुलेट करते हैं। सेल्फ वेट के लिए क्या हो जाएगा? थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट ऑफ RCC। देखिए इस पे ये है थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट ऑफ RCC। ठीक है। लाइव लोड एक वैल्यू आप अपनी ओर से अज्यूम कर सकते हैं। पहले भी मैंने वैल्यू दी हुई थी 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लेकर 3, 2 जितना आपका मन करे, नहीं तो जो वैल्यू आपको दी गई है आपको उसमें दी गई होगी, क्वेश्चन में दी गई होगी, वो वैल्यू यूज़ करेंगे। टोटल जो लोड जिसके लिए डिज़ाइन होगा उसे हम लोग स्मॉल w रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों का समेशन हो जाएगा। इसके बाद हमें करना क्या है? इस स्मॉल w का यूज़ करके हमें मेरिडोनियल थ्रस्ट निकालना है। मेरिडोनियल थ्रस्ट का फॉर्मूला है ये। इसके बाद हमें मेरिडोनियल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, थ्रस्ट डिवाइड बाई थिकनेस ऑफ द डोम। अब फिर से हमें चेक करना है कि ये मेरिडोनियल स्ट्रेस जो है वो सिग्मा CT से कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें किसको एडिट करना पड़ेगा? हमें थीटा 1 को फिर से एडिट करना पड़ेगा। ठीक, और थीटा 1 जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो H1 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमें H1 और थिकनेस कुछ इस तरह एज्यूम करना होता है कि पूरी जगह पर जो थीटा है वो आपका 51 डिग्री 50 मिनट से कम रहे और मेरिडोनियल स्ट्रेस या फिर सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो है वो सिग्मा CT से कम रहे। अब हम लोग को सरकमफ्रेंशियल या फिर हुप कंप्रेशन का फॉर्मूला देखते हैं, ये हमें निकालना होता है। मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पर मिलेगी? अब देखिए यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ पता हैं, हमें स्मॉल w, R1, थीटा 1 हमें सब सारी वैल्यूज़ पता है, तो यानी सरकमफ्रेंशियल यानी हुप कंप्रेशन भी पता चल जाएगा। अब जो है सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ की हमें किस जगह पर मिलती है? जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो इस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर हम लोग हुप कंप्रेशन कैलकुलेट करते हैं और फिर हुप स्ट्रेस का वैल्यू निकालते हैं। हुप स्ट्रेस क्या होता है? हुप कंप्रेशन डिवाइड बाई थिकनेस ऑफ डोम। तो ये वैल्यू भी आपका सिग्मा CT से कम होना चाहिए। तो जो हमने क्राइटेरिया मांगे थे वो सारे क्राइटेरिया फिल हो रहे हैं, मतलब कि थीटा जो है वो 51 डिग्री 50 मिनट से कम है, हुप टेंशन और हुप कंप्रेशन और मेरिडोनियल स्ट्रेस दोनों ही क्या हैं? सिग्मा CT से कम है। तो मतलब पूरे जगह पर स्ट्रेसेस जो हैं वो बहुत कम है, तो हमें मिनिमम रेनफोर्समेंट बस दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड कर देना होता है, एक मेरिडोनियल डायरेक्शन में और दूसरा सरकमफ्रेंशियल डायरेक्शन में। नेक्स्ट जो है वो ये कि हमें टॉप रिंग बीम की डिज़ाइनिंग देखनी होती है, ये भी पहले की तरह ही है। अब देखिए जो मेरिडोनियल स्ट्रेस जो आया होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं T1 से, जो कि टॉप डोम से आया है, तो T1 है। तो T1 cos थीटा 1 जो है
ये इसका इतना पार्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, और अगर हम हुक टेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो d/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बियर करने के लिए कितना एरिया ऑफ स्टील चाहिए, वो होगा T/σst। और फिर ये स्टील जो है वो कहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, रिंग बीम के लिए है, मतलब रिंग के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग एक डाया सेलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं, और फिर इसके बाद हमें क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कैलकुलेट करना होता है रिंग बीम का। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कंक्रीट में वो आपका सिग्मा CT से कम होना चाहिए। इस चीज़ को यूज़ करके हम ए का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, वो क्या कि A=0 लिख दिया मैंने, एक्चुअली A=? लिखना चाह रही थी मैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपको टैंक वॉल की डिज़ाइन करनी है। टैंक वॉल की डिज़ाइन के लिए सबसे पहले क्या चीज़ है कि हमें स्मॉल h की वैल्यू निकालनी होती है। स्मॉल h क्या होता है, कैपिटल H/3 या फिर 1 मीटर, जो भी वैल्यू हाई हो उसको ले लेते हैं। फिर बॉटम पे प्रेशर निकालते हैं वाटर की वजह से, वो कितना हो जाएगा, γW इंटू टोटल हाइट सिलेंड्रिकल पोर्शन की। और फिर इसके बाद बेस पे जो है मोमेंट कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू एक्ट कहाँ पड़ेगा, H/3 पे एक्ट करेगा। इस मोमेंट को बियर करने के लिए जितना थिकनेस चाहिए वो कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। R की वैल्यू अभी हमने स्टेप 1 में निकाली थी, B की वैल्यू 1 मीटर रखना है। मूवमेंट जो अभी कैंटिलीवर इफेक्ट की वजह से आया, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। अब चाहें तो यही D यूज़ कर सकते हैं या फिर थोड़ा D इंक्रीज़ कर देते हैं हम लोग। तो इफेक्टिव कवर जो है वो 30 mm हो गया, और टोटल थिकनेस दोनों का समेशन हो जाएगा। ठीक, ये जो टोटल थिकनेस आया है इसको हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ पर, मिनिमम रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, एरिया ऑफ स्टील जो बेंडिंग मोमेंट आया है उसको बियर करने के लिए चाहिए, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल लेते हैं। फिर AST मिनिमम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, और सेफ़ केस होने के लिए जो AST है वो AST मिनिमम से ज़्यादा ही होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर ये केस सेटिस्फाई हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, एक डाया सेलेक्ट करते हैं और फिर हम स्पेसिंग को जो है कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये आपका अब वर्टिकल वॉल डिज़ाइन हो रही है, तो हमें स्पेसिंग के फॉर्मेट में आंसर देने होते हैं। ओके, अब ये जो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा ये कैसे दिया जाएगा, ये वर्टिकल फॉर्म में दिया जाएगा, और ये जो रेनफोर्समेंट एक्चुअली में कैलकुलेट किया गया है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए है, बेस से लेकर स्मॉल h हाइट तक के लिए है। लेकिन हम लोग ऐसा तो करते नहीं हैं कि बस जहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर रेनफोर्समेंट देंगे और आगे उन्हें पूरा का पूरा कट कर देंगे, क्योंकि ऊपर जो है वो रेनफोर्समेंट और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रेनफोर्समेंट है नहीं, तो हमें मिनिमम रेनफोर्समेंट देनी पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम यही रेनफोर्समेंट पूरी आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम पूरी आगे बढ़ा देंगे रेनफोर्समेंट तो फिर क्या होगा कि ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि जितना मूवमेंट नीचे है उतना तो ऊपर है भी नहीं। हमें तो ऊपर सिर्फ कितना चाहिए, मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डबल स्पेसिंग कर देते हैं और आधी रेनफोर्समेंट को कट कर देते हैं और आधी रेनफोर्समेंट जो है वो आगे तक जाती है। अब ये जो आधी रेनफोर्समेंट आगे तक जा रही है ऊपर तक, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये रेनफोर्समेंट जो है मिनिमम रेनफोर्समेंट से कम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट केस। दूसरा केस, स्पेसिंग के क्राइटेरिया को भी फॉलो कर लेना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि जहाँ पर हमने कट कर दिया है, जितनी स्मॉल लेंथ पे हमने कट किया है उसको ध्यान रखना है कि जो टोटल डिस्टेंस जो अंदर है, जो कट हो चुकी है रेनफोर्समेंट, वो डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। फिर इसके बाद क्या करना होता है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h हाइट पर हमें हुप टेंशन कैलकुलेट करना है वाटर की वजह से। तो उस जगह पर कितना हो जाएगा प्रेशर, गामा W इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और इसकी वजह से हुप टेंशन इक्वल टू D/2। तो एरिया ऑफ स्टील इसके लिए रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, अगर हम इसे T माने, जो अभी हुप टेंशन कैलकुलेट किया है, तो क्या हो जाएगा वो T/σst हो जाएगा। इसके लिए
डाया सेलेक्ट करिए और स्पेसिंग दे दीजिए। ये रेनफोर्समेंट जो है वो किस तरीके में प्रोवाइड की जाती है, हॉरिजॉन्टल रिंग फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, एक चीज़ और, जो स्लैब डिज़ाइन हो रही है सिलेंड्रिकल पोर्शन में, जो स्लैब हमने डिज़ाइन की है, इस चीज़ को आपको सीखना होगा थोड़ा सा कि चूँकि यहाँ पर प्लस माइनस का कोई काम नहीं है, तो सीधी बात है कि रेनफोर्समेंट एक ही फेज़ में देनी चाहिए। लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहते हैं कि दोनों फेज़ में रेनफोर्समेंट हम दें, तो रेनफोर्समेंट को हाफ करके दोनों साइड में उसके लिए स्पेसिंग जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। तो वो भी एक गलत तरीका नहीं होता है, आप चाहें तो वो भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में वो भी किया गया है। ठीक है, तो लेकिन स्फेरिकल डोम में एक ही फेज़ रहता है, 2 फेज़ नहीं होते उसमें। और लेकिन वॉल पे आप चाहें तो डबल फेज़ में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो लेकिन अभी तो मेरे हिसाब से तो सिंगल फेज़ में ही देना चाहिए, क्योंकि वो फिर नेसेसरी उसका कैलकुलेशन वगैरह जो है वो ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टैंक वॉल की डिज़ाइन भी हो चुकी है। अब हम लोग बॉटम रिंग बीम की डिज़ाइन देखेंगे। यहाँ से कुछ नया पोर्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे पहले का जो था वो तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ ही चुके थे। जो अभी थोड़ी देर मतलब एक स्टेप पहले जो हमने जो वो ड्रॉ किया था, टैंक ड्रॉ किया था उसके लिए। ठीक है, तो अब हम लोग को करना क्या है, बॉटम रिंग बीम का डिज़ाइन करना है। तो सीधी बात है, कौन कौन सा लोड आ रहा है उस पर, टॉप डोम का लोड आ रहा है, टॉप रिंग बीम B1 का लोड आ रहा है, टैंक वॉल का लोड आ रहा है, और रिंग का भी सेल्फ वेट आ रहा है। तो इन सभी के लिए डिज़ाइन होगा। तो देखिए, सबसे पहले सबका लोड क्या क्या कैसे कैसे आएगा वो देख लेते हैं। तो जो टॉप डोम से जो लोड आ रहा है वो क्या हो जाएगा, T1 sin θ1 आएगा। T1 क्या है, मेरिडोनियल स्ट्रेस है, जो कि मेरिडोनियल फोर्स है, जो कि कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था, पहला स्फेरिकल डोम जो टॉप स्फेरिकल डोम था उसमें जो प्रोड्यूस हो रहा था, उसका sin θ वाला टर्म जो है वो आएगा डाउनवर्ड साइड में। ठीक है, टॉप रिंग बीम का भी लोड, तो रिंग बीम में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिंग बीम मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट RCC। और फिर जो है टैंक वॉल डिज़ाइन होगा। टैंक वॉल का लोड लिया जाएगा, जो कि क्या होगा, थिकनेस ऑफ वॉल मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ वॉल मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट ऑफ RCC। देन रिंग बीम का सेल्फ वेट, में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिंग बीम मल्टीप्लाइड बाई रिंग बीम का जो RCC का एक यूनिट वेट होगा वो। अच्छा, इससे पहले हमें, चूँकि हमने यहाँ पे बोला कि क्रॉस सेक्शनल एरिया B2 यूज़ करना है, तो इट मीन्स हमें एक टेंटेटिव अरेंजमेंट जो है वो लेना होगा। जब टेंटेटिव अरेंजमेंट लेंगे तभी हमें उसका क्रॉस सेक्शन मिलेगा, लेकिन बाद में इस क्रॉस सेक्शन को हमें चेक भी करना होगा कि सिग्मा CT से कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है, इस जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो सिग्मा CT से कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है। इस क्राइटेरिया को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, हमें टोटल वर्टिकल लोड निकाल लेना है, जिसे हम लोग W2 से इंडिकेट करेंगे, और वो इन चारों जो लोड हमने निकाले अभी इनका समेशन होगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, टॉप जो कोनिकल डोम जो है, जो नीचे कोनिकल डोम बना हुआ है ना, उस कोनिकल डोम का इंक्लिनेशन भी लेना है, क्योंकि हमें उसके लिए भी रेनफोर्समेंट देनी होती है। तो कोनिकल डोम का रेनफोर्समेंट कैसे निकालेंगे, tan θ2 इक्वल टू D माइनस D3। D क्या है, सिलेंड्रिकल पोर्शन का डाया है, और D3 क्या है, D3 जो है जो टॉप जो रेनफोर्समेंट है, मतलब जो कोनिकल डोम है उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसका जो है डाया है, D3 है। और H2 क्या है, कोनिकल डोम का हाइट है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, यहाँ से हमें θ2 की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। जब θ2 की वैल्यू में, अच्छा ये आप लोगों को समझ में तो आया ना, ये कैसे है, देखिए ऐसे ये सिलेंड्रिकल वॉल है, ये कोनिकल डोम है, और ऐसे ये नीचे स्फेरिकल डोम होता था। तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की है, ये tan θ2 ये कैलकुलेट किया है। तो सीधी बात है, ये यहाँ से इधर क्या था, ये D2 था, ये क्या था, D3 था, तो D माइनस D3 बाई 2 किया तो ये वैल्यू हमें मिल गई, और डिवाइड बाई H2 मतलब हाइट
हाइट जो है वो कितना होगा कोनिकल डोम का, तो कोनिकल डोम का हाइट यानी ये वाला हाइट जो है वो लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा tan θ2 जो है वो मिल गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, वर्टिकल लोड की वजह से जो हुप टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो वर्टिकल लोड को भी हमने 4 स्टेप में जो कैलकुलेट किया है उसको हम लोग W2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और W2 का tan θ2 वाला जो कंपोनेंट है वो लिया जाएगा, W2 tan θ2 वाला जो कंपोनेंट है वो लिया जाएगा मल्टीप्लाइड बाई D/2। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि हमने tan θ2 वाला कंपोनेंट क्यों लिया। आई होप आ गया होगा, नहीं आया तो फिर भी देख लीजिए। देखिए ये है और ये θ2 है, तो tan क्या होता है कि ये वाली वैल्यू डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू, ये tan होता है। तो अभी जो फोर्सेस हमने निकाले हैं वो ये वाले फोर्सेस, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस जो कोनिकल डोम में जो मतलब उस पे आने वाले हैं, किस पे, आपका रिंग बीम, उस पे आने वाले लोड जो है वो डिज़ाइन किए हैं। मतलब ये जो है ये हमने W2 जो है वो डिज़ाइन किया है, और हमें क्या चाहिए, हमें जो फोर्सेस चाहिए वो इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस चाहिए। ठीक है, तो tan θ2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, ये सपोज़ यही t है तो ये t डिवाइड बाई W2, तो हमें ये t चाहिए, तो मतलब W2 tan θ2 मल्टीप्लाइड बाई किया गया है, यही वैल्यू जो है वो यहाँ पर यूज़ की गई है, मल्टीप्लाइड बाई D/2। तो इसमें हुप टेंशन, वर्टिकल लोड की वजह से जो हुप टेंशन आ रहा है वो। नेक्स्ट जो है वाटर प्रेशर की वजह से जो हुप टेंशन क्रिएट होगा रिंग बीम में वो लिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेस पे कितना वाटर प्रेशर आ जाएगा, गामा W इंटू H इंटू D/2, वही हुप टेंशन हो जाएगा। दोनों हुप टेंशन को प्लस कर देंगे तो, और इसको बियर करने के लिए कितना स्टील चाहिए वो निकाल देंगे। यही स्टील जो है हमें देनी होती है रिंग फॉर्मेट में। इसके लिए डाया सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ बार्स दे देंगे। सेफ्टी जो स्ट्रेस आ रहा है वो किसी भी समय पे सिग्मा CT से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, ए कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये जो AST है, AST जो है वो यूज़ किया था जो हमने प्रोवाइड किया है। जैसे मान लीजिए बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है, लेकिन अगर एक्यूरेट थोड़ा करना चाहते हैं तो आप लोग को एक स्टेप यहाँ पर और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। वो क्या होता है कि मान लीजिए आपने AST कैलकुलेट किया और नंबर ऑफ़ बार्स जो आ गया उससे आया, सपोज़ आ गया 3.3 आ गया, तो अब 3.3 बार्स तो पॉसिबल है नहीं, आप 4 बार ही देंगे। जब आप 4 बार देंगे तो जो AST आप प्रोवाइड करेंगे, सपोज़ 10 mm डाया लिया और 4 बार्स दिया, तो जो AST प्रोवाइड आपने किया वो कितना आया, 4 × π/4 d², इसका यूज़ करेंगे। तो AST प्रोवाइडेड अलग हो गया और AST कैलकुलेटेड जो था वो थोड़ा कम हो गया ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो AST दिया जाता है वो AST प्रोवाइडेड होता है। तो वैसे तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा एक्यूरेट इसी को मानते हैं कि AST प्रोवाइडेड। आप लोग एक बार एक निकाल लीजिए एक बार, और उसके बाद जो है A की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि टी अभी ऊपर जो टी जो है वही है लोड है, हुप टेंशन जो अभी दोनों तरीके के हुप टेंशन को कंबाइंड करने पर आया था। एम की वैल्यू पता ही है, ST प्रोवाइडेड और सिग्मा CT। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें ए भी कैलकुलेटेड जो है वो पद मिल जाता है, मतलब रिक्वायर्ड कितना A है वो मिल जाएगा, और हमने कितना प्रोवाइड कर रखा है वो जो है वो उससे रिक्वायर्ड से ज़्यादा जो प्रोवाइडेड है, अगर ऐसा कंडीशन है तो वो एक सही कंडीशन होती है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें कोनिकल डोम डिज़ाइन करना है, जिसके लिए हमें θ2 जो है ना वो हमने पहले ही डिज़ाइन कर दिया था। अच्छा, अब टैंक वॉल से कितना लोड जो है वो आ रहा है इसका वजह से, तो हम लोग इसको कैसे लेते हैं। अच्छा, कोनिकल डोम में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि इससे पहले हमने जितना भी कंपोनेंट डिज़ाइन किया है उसमें क्या किया है, हमने पर यूनिट एरिया के लिए डिज़ाइन कर दिया। लेकिन कोनिकल डोम में जो डिज़ाइनिंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम लेते हैं, बाद में उसको हम लोग
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। टैंक वॉल से कितना लोड आ रहा है, तो टैंक वॉल से कितना लोड आ रहा है, तो जितना लोड W2 क्या है, टोटल लोड जो कि ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई पाई डी मतलब कितना टोटल डाया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट जो लोड होगा वो कोनिकल डोम पे जो लोड है वाटर का वो लिया जाएगा। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन में जितना वेट है माइनस का जो कोनिकल DCE में जो कोनिकल पोर्शन है उस पे मतलब जो सिलेंड्रिकल की वजह से जितना आया है वो तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, प्लस कोनिकल की वजह से जितना है वो भी लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आपको जैसे इस चीज़ को आप विजुलाइज कर पा रहे हैं क्या कि कितना लोड ऑफ वाटर जो है वो आ रहा है कोनिकल डोम में। कुछ ऐसा समझिए कि एक रिंग के फॉर्मेट में वाटर जो है कितना आ रहा है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब सिलेंड्रिकल पोर्शन से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पर होगा, वो रिंग कितना थिकनेस का रिंग हो जहाँ से हमारा बॉटम स्फेरिकल डोम शुरू होने लगता है वहाँ पर हम उससे ख़त्म हुआ मानते हैं। तो एक रिंग के फॉर्मेट में लोडिंग आएगी। तो टोटल वॉल्यूम जो हमें मिलेगा, जो टोटल वेट हमें मिलेगा वो वाटर का वेट होना है, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई कर दिया गया। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, जो कि ऐसे ऐसे आगे अब ये चला जाएगा, ऐसे 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 आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, π/4 D बड़ा वाला जो D है मतलब कि टोटल सिलेंड्रिकल का वो वॉल्यूम लेंगे और माइनस जो इनर डाया है उसका वॉल्यूम जो है माइनस कर देंगे। तो ये जो पार्ट है ये इतना हमें मिल जाएगा। तो अब ये सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में, अभी तो मैं आपको एक सामने से बस क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ऐसे ऐसे इधर साइड भी होगा। ठीक है, तो रिंग फॉर्मेट में होगा। अच्छा, कोनिकल डोम पे कितना क्रॉस सेक्शन है जो कि हम लोग कुछ इस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में नोटेशन जो यूज़ है वो क्या है, D जो है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन का डाया है, D3 जो है वो जो बॉटम का जो स्फेरिकल डोम है उसका उस जगह पर उसका डाया तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उस जगह पर वो कितने मतलब ये है D3 है इतना। ठीक है, तो ये इसका वो तो हम लोग नहीं बोलेंगे ना कि इसका डाया है, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि उसका रेडियस कुछ अलग होता है और डाया उसका डबल होता है। ठीक है, और कैपिटल H जो है वो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन है और H3 जो है वो बॉटम स्फेरिकल डोम जो है उसका राइज है। ठीक है, तो वाटर कितना आ रहा है डोम पर हमने वो भी देख लिया। अब हमें देखना है कि कोनिकल डोम का सेल्फ वेट भी लिया जाएगा ना। तो कितने तरीके के लोड हो गए, टैंक वॉल से कितना लोड आ रहा है, मतलब वॉल टू वॉल ट्रांसफ़र होकर कितना आ रहा है, और वाटर की वजह से कितना आ रहा है, और उसका खुद का वेट कितना है। तो खुद का वेट कैसे निकालेंगे, तो हमें थिकनेस पता होनी चाहिए। तो पहले हम थिकनेस जो है वो एज्यूम कर लेते हैं, टी थिकनेस एज्यूम कर लिया। और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए कोनिकल डोम है तो मतलब बॉटम पे और अपर दोनों पे क्या होगा, डाया अलग अलग है। तो यहाँ पर डाया कितना है, अपर साइड पे डाया जो है वो क्या है, यहाँ पर कैपिटल D है, यहाँ पे क्या है D3 है। तो दोनों का एवरेज डाया जो है वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग ये स्लैंट हाइट यानी ये L ये भी कैलकुलेट करते हैं। तो L को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से हमें सेल्फ वेट निकल आएगा कैसे, पाई एवरेज डाया मल्टीप्लाइड बाई स्लैंट हाइट मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट ऑफ RCC। तो ये टोटल लोड जो है इनका समेशन करेंगे और ये जो आया उसे हम लोग इंडिकेट करेंगे W3 से। अब ये W3 जो है हमने टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट किया है और ये किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, ये बॉटम पे क्रॉस सेक्शनल एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यानी ये पाई D मतलब कि ये ऐसे एरिया में ऐसे तो नहीं, जैसे सिलेंड्रिकल पोर्शन D3 पे पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हम लोग मानते हैं। तो हमने क्या करेंगे, लोड पर मीटर रन हमने निकाला। अच्छा, यहाँ पर हमने कैपिटल D क्यों नहीं यूज़ किया, तो देखिए कैपिटल D यूज़ करते तो अपर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता और D3 यूज़ किया तो लोअर में डिस्ट्रीब्यूट हमने माना। अपर में डिस्ट्रीब्यूट मानेंगे तो डाया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और
जो लोड है वो कम आएगा। जब लोड कम आएगा उसके लिए आप एस टी देंगे तो अपर वाले पोर्शन के लिए तो वो सेफ़ हो जाएगा, लेकिन लोअर वाले पोर्शन के लिए वो सेफ़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। एरिया कम हो रहा है तो स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस को हम लोग पहले ले लेते हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस यानी कम क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको ओनली हम लोग लेकर डिज़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लोड पर यूनिट रन की वैल्यू मिल गई, जिसे हम लोग स्मॉल w3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फिर हम मेरिडोनियल स्ट्रेस निकालेंगे। मेरिडोनियल स्ट्रेस इक्वल टू स्मॉल w3 cos θ2, और मेरिडोनियल थ्रस्ट था ये। मेरिडोनियल स्ट्रेस निकालने के लिए मेरिडोनियल थ्रस्ट डिवाइड बाई थिकनेस, और ये इसकी वैल्यू है वो सिग्मा ct से कम होनी चाहिए। हुप टेंशन जो है वो गामा w की वजह से होगा, तो गामा w मल्टीप्लाइड बाई टोटल हाइट, सिलेंड्रिकल वॉल का जो हाइट है ये बेस पर प्रेशर क्रिएट करेगा। इसकी वजह से जो सेल्फ वेट आएगा, मतलब जो उसका खुद का सेल्फ वेट है, टॉप डोम का जो सेल्फ वेट है उसका कितना आ जाएगा, टॉप डोम का थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। अब टोटल जो हुप टेंशन है वो हमें लेना होता है। तो हुप टेंशन जब हमें लेना होता है तो मतलब वाटर की वजह से प्रेशर, उसका cos θ2 वाला टर्म, मतलब कि हॉरिजॉन्टल टर्म, और प्लस जो स्मॉल w जो आया है, स्मॉल w जो हमने कैलकुलेट किया था, मतलब ये स्मॉल w जो कैलकुलेट किया था उसमें हम लोग tan θ का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई d/2 मतलब कि डाया ऑफ द, एक्चुअली देखा जाए तो डाया ऑफ द सिलेंड्रिकल या फिर कोनिकल डोम का जो अपर वाला पार्ट है उसका डाया लेंगे। छोटा वाला डाया नहीं यूज़ किया क्योंकि उससे वैल्यू कम हो जाती, तो हमें हायर वैल्यू के लिए डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, ओके, ठीक। अच्छा, ये जो लोड पर मीटर रन जो है यही आपका स्मॉल w है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसमें जो स्मॉल w tan θ2 यूज़ है तो यही लोड पर मीटर रन है, स्मॉल w। तो इसमें क्या हो जाएगा, हुप टेंशन मिल जाएगा, और हुप टेंशन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए हमारी, सिग्मा ct से कम होनी चाहिए। अब इस हुप टेंशन को बियर करने के लिए कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए वो कैलकुलेट करेंगे। तो हुप टेंशन डिवाइड बाई सिग्मा st, तो डाया सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल रिंग्स के फॉर्मेट में ये दिया जाता है कोनिकल डोम में। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने जब निकाला था तो हमने मेरिडोनियल स्ट्रेस और हुप टेंशन और ये सब क्रिएट किया था और मिनिमम रेनफोर्समेंट दे रही थी, तो ध्यान रखना वो स्फेरिकल डोम के लिए थी। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये जो हम लोग काम देख रहे हैं ये कोनिकल डोम के लिए है। ठीक है, तो कोनिकल डोम के लिए हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जो है हॉरिजॉन्टल रिंग्स के फॉर्मेट वाला तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हम लोग फिर से एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि जो थिकनेस हमने ली हुई है वो थिकनेस सफिशिएंट है कि नहीं, क्योंकि वो हमने अज्यूम किया था ना। तो हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि किसी भी जगह पर जो कंक्रीट में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो सिग्मा ct से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सिग्मा ct ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसमें से हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एस टी प्रोवाइडेड भी हमें पता है, एम भी पता है, टी भी पता है, सिग्मा ct भी पता है, तो ए हम निकाल लेंगे। ए और फिर इक्वल टू बी इंटू टी। बी जो है वो क्या होता है, 1 मीटर है, और टी क्या है, थिकनेस है। टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेनी होती है। तो टी रिक्वायर्ड अभी मिल गया है और टी प्रोवाइडेड ऑलरेडी जो हमने थिकनेस एज्यूम की हुई थी। तो अगर हमें सेफ केस चाहिए तो क्या होना चाहिए, टी रिक्वायर्ड जो है वो कम होना चाहिए और टी प्रोवाइडेड जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अभी जो हमने जो रेनफोर्समेंट कैलकुलेट की है वो सब किस डायरेक्शन के लिए है, वो रिंग फॉर्मेट के लिए था। तो ये जो स्लैंट हाइट के पैरेलल जो रेनफोर्समेंट दी जाएगी इसको सपोर्ट करने के लिए, तो हम उसमें क्या करते हैं, मिनिमम रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ ये आपका स्फेरिकल डोम के लिए डिज़ाइन हो गया। अब फिर इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हमें बॉटम स्फेरिकल जो पहले जो कोनिकल डोम के लिए डिज़ाइन हुआ था, तो अभी जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें बॉटम स्फेरिकल डोम का डिज़ाइन करना है। अगेन वही रेडियस जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। सेमी सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेमी सेंट्रल एंगल को चेक करना पड़ेगा कि वो 51 डिग्री
मिनट से कम है, एक थिकनेस एज्यूम करनी पड़ेगी, सेल्फ वेट ऑफ डोम निकालना होगा, वेट ऑफ वाटर ऑन डोम निकालना होगा, क्योंकि अब जो है वो सिर्फ लाइव लोड नहीं, इस पे अब क्या है, वेट ऑफ वाटर भी है। तो वेट ऑफ वाटर के लिए जो फॉर्मूला है वो गिवन है सामने। अब डोम पर कितना लोड आएगा, तो दोनों ही जो लोड हमने सेल्फ वेट और वेट ऑफ वाटर इन दोनों के लिए डिज़ाइन होता है, दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल वर्टिकल लोड मिल जाएगा। ये वर्टिकल लोड जो है वो D3 पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग मानते हैं और स्मॉल w की वैल्यू निकालते हैं। फिर हम लोग मेडोनियल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मेडोनियल थ्रस्ट, देन मेडोनियल स्ट्रेस, ये सिग्मा सीटी से कम होना चाहिए। फिर सर्कमफ्रेंशियल फोर्स, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ये सिग्मा सीटी से कम होना चाहिए। तो फिर से कि अंडर कंप्रेशन जो है वो डिज़ाइन हो गया है, तो अब हमें दोनों डायरेक्शन में मिनिमम रेनफोर्समेंट दे देनी होती है। दोनों डायरेक्शन कौन कौन सी है, सर्कमफ्रेंशियल एंड मेरिडोनियल डायरेक्शन। अच्छा, डिफरेंस जो है बॉटम स्फेरिकल डोम और टॉप स्फेरिकल डोम में सिर्फ इतना है कि बॉटम स्फेरिकल डोम जो है वो वाटर के लोड और सेल्फ वेट के लिए डिज़ाइन होता है, जबकि टॉप स्फेरिकल डोम जो है वो लाइव लोड और सेल्फ वेट के लिए डिज़ाइन होता है। अब जो लास्ट स्टेप जो बचा है वो क्या होता है कि बॉटम रिंग बीम की डिज़ाइनिंग हमें करनी होती है। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने बॉटम स्फेरिकल डोम डिज़ाइन किया है, देन हम लोग बॉटम रिंग बीम डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉटम रिंग बीम जो है वो उसमें क्या होता है, इनवर्ड थ्रस्ट M2 लग रहा होता है कोनिकल डोम से आने वाला, और आउटवर्ड थ्रस्ट M3 लग रहा है स्फेरिकल डोम वाला। तो इसकी वजह से दोनों का जो कंबाइंड जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा वो कितना आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा जो कि सामने दिख रहा है, T इक्वल टू ये M2 साइन थीटा माइनस M3 कॉस थीटा 3। ठीक है, इसमें इसकी वजह से कंप्रेशन जो है हुक कंप्रेशन कितना आया, तो इसको हम लोग अगर T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो T इंटू D3/2 हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हमें चाहिए इसको बियर करने के लिए, तो जितना हुक कंप्रेशन आया डिवाइड बाई सिग्मा ST। इसके लिए हमें डाया सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ बार्स जो है फाइन की जाएंगी क्योंकि ये रिंग बीम है। फिर रेनफोर्समेंट जो है वो रिंग बीम में अच्छा, इसके अलावा इन दोनों के अलावा आप चाहें तो इसमें सेल्फ वेट भी ऐड करके उसके लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो वैसे तो कर लेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट डिज़ाइन हो जाएगा, तो उसमें उसको भी प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, रेनफोर्समेंट जो है वो रिंग बार के फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी, और ये जो है ये तो मेन बार जो है वो जो रिंग फॉर्मेट में दी जाती हैं वो डिज़ाइन हुई। इनको सपोर्ट करने के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है वो इसको बाइंड अप करते हुए भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसको चेक करते हैं किसके लिए, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने सेल्फ वेट के लिए अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया मान के रखा है तो उसके लिए भी हम लोग इसको चेक करते हैं। यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है कि किसी भी जगह पर जो कॉन्क्रीट में स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका सिग्मा सीटी से कम होना चाहिए। तो इससे क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर सबसे लास्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है, डिटेलिंग डायग्राम बनाना। तो इसमें तो एक ही जो क्रॉस सेक्शन है उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो वही हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर कुछ दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।